वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 3 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए देखते हैं। आज का पहला आर्टिकल है यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में केरल के कोझिकोड और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को क्रमशः साहित्य और संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए यूनेस्को की प्रतिष्ठित रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो तभी ये चर्चा में है। तो अब आइए देख लेते हैं। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इसे 2004 में बनाया गया था। ये उन शहरों के साथ और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना और जिन्होंने सतत शहरी विकास के लिए रचनात्मकता को एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना है। दुनिया भर के लगभग 300 शहरों जो कि वर्तमान में इस नेटवर्क को बनाते हैं, इसमें 300 शहर शामिल हो चुके हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रचनात्मकता और सांस्कृतिक उद्योगों को अपनी विकास परियोजनाओं के केंद्र में रखना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रूप से सहयोग करना शामिल है। यूनेस्को रचनात्मक शहरों को 7 क्षेत्रों में नामित करता है, जिसमें शिल्प, लोक कला, मीडिया कला और फिल्म डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और संगीत। यूनेस्को हर साल दुनिया भर के विभिन्न शहरों को अपनी UCCN परियोजना के तहत डालने के लिए आवेदन मांगता है। भारत में आवेदन संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से भेजे जाते हैं। कोझिकोड वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव का एक स्थायी स्थल है और कई अन्य पुस्तक महोत्सव की मेजबानी भी करता है। ग्वालियर में शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत सहित एक समृद्ध और विविध संगीत विरासत है। इस ग्वालियर शहर में कुछ प्रतिष्ठित संगीत संस्थान भी हैं और लोकप्रिय उत्सव आयोजित होते हैं। कुछ अन्य भारतीय शहर हैं जिन्हें इस नेटवर्क से जोड़े गए हैं। इसमें श्रीनगर और जयपुर, इनको शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में से जोड़ा गया है। मुंबई को फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है और चेन्नई और बनारस को संगीत श्रेणी में के नेटवर्क से जोड़ा गया है। हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी सेंटर श्रेणी में जोड़ा गया है। हमारा अगला आर्टिकल है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में। आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को प्रकाशित किया है। तो तभी ये चर्चा में है। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा जारी एक वार्षिक मूल्यांकन है। इसे देश में खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए 2018-19 में शुरू किया गया था। इस सूचकांक ने देश के नागरिकों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मदद करेगा। यह सूचकांक 5 महत्वपूर्ण मानदंडों पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर आधारित है। इसमें मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण, बुनियादी ढांचा और निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और उपभोक्ता सशक्तिकरण शामिल हैं। 2023 में सूचकांक में FSSAI रैंक में सुधार नामक एक नया पैरामीटर जोड़ा गया। यह एक गतिशील, मात्रात्मक और गुणात्मक बेंचमार्किंग मॉडल है जो सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए एक वस्तुनिष्ठ ढांचा प्रदान करता है। मूल्यांकन और आकलन के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात इसमें बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब देख लेते हैं रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं। तो इस सूचकांक में 2023 में शामिल एक नए पैरामीटर के समायोजन के बाद 20 में से 15 राज्यों ने 2019 की तुलना में 2023 में कम स्कोर दर्ज किया है। 5 वर्षों में स्कोर में सबसे भारी गिरावट महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात में देखी गई है। खाद्य परीक्षण अवसंरचना पैरामीटर में सबसे खराब गिरावट दर्ज की गई है। इस पैरामीटर के लिए महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों में कम स्कोर दर्ज किया गया है। इस बीच गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड ने अनुपालन पैरामीटर के लिए कम स्कोर दर्ज किया गया है। मानव संसाधन और संस्थागत
डेटा पैरामीटर को 2023 में 18% का तीसरा सबसे बड़ा भार दिया गया है, जिसे पिछले वर्ष 20% था। ये महत्वपूर्ण सुधार दर्ज करने वाला एकमात्र पैरामीटर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण था, जिसे 2023 में 8% और पिछले वर्षों में ये इसको 10% था का सबसे कम महत्व दिया गया। हमारा अगला आर्टिकल है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार विजेता नामित किया गया है। ये नंदिनी दास की तस्वीर है। तो आइए देखते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो इसे पहले नायफ अल रोधक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना 2013 में की गई थी और इसकी स्थापना गैर काल्पनिक साहित्य के सर्वोत्तम कार्यों को पुरस्कृत करने और जश्न मनाने के लिए की गई थी, जो कठोरता और मौलिकता प्रदर्शित करते हैं और अन्य विश्व की संस्कृतियों व उनकी बातचीत की सार्वजनिक समझ में योगदान देते हैं। मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए यूके की राष्ट्रीय अकादमी और ब्रिटिश अकादमी है। इसकी पात्र पुस्तकें ऐसे विषयों से आती हैं जो पुरातत्व, इतिहास, मनोविज्ञान से लेकर दर्शन, भाषा और सांस्कृतिक अध्ययन तक शामिल होते हैं। मतलब यही वही पुस्तकें शामिल होंगी जो पुरातत्व, इतिहास और मनोविज्ञान से लेकर जो दर्शन और भाषा, सांस्कृतिक का अध्ययन करती हैं, उनसे उसकी समझ मिलती है। नंदिनी दास ने पुस्तक कोडिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड दी ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए पुरस्कार जीता है, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी संकाय में प्रोफेसर हैं। इसमें जो विजेता होता है उसको 25,000 पाउंड का पुरस्कार, नगद पुरस्कार, और चुने गए जो प्रत्येक कार्य को 1,000 पाउंड का पुरस्कार राशि मिलती है। हमारा अगला आर्टिकल है श्वेत हाइड्रोजन के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर पूर्वी फ्रांस में जमीन के नीचे जीवाश्म ईंधन की तलाश कर रहे वैज्ञानिकों ने श्वेत हाइड्रोजन के एक बड़े भंडार की खोज की है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो श्वेत हाइड्रोजन को प्राकृतिक सोना या भूगर्भिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक रूप से भूपरिपटी पर पाया जाता है। इसे स्वच्छ ऊर्जा का एक संभावित स्रोत भी माना जाता है। यह सामान्यतः अन्य अणुओं के साथ संयुक्त रूप से विद्यमान रहता है। अन्य प्रकार के हाइड्रोजन की तुलना में श्वेत हाइड्रोजन के कई फायदे हैं। इसे ईंधन के रूप में उपयोग करने पर CO2 उत्सर्जन नहीं होता है। ये हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकियों के अनुकूल है। ये वाष्प रिफॉर्मिंग या विद्युत अपघटन की तुलना में सस्ता और अधिक कुशल है। ये प्रचुर मात्रा में और नवीकरणीय ईंधन के स्रोत भी हैं और इसके भंडार अमेरिका, पूर्वी यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अन्य देशों सहित दुनिया भर में कई जगह पाए जाते हैं। अनुमान है कि विश्व स्तर पर 10 अरब टन श्वेत हाइड्रोजन हो सकता है। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन के प्रकार। तो हाइड्रोजनों में ये ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और हरित हाइड्रोजन, ये 3 प्रकार के होते हैं। ग्रे हाइड्रोजन वे हाइड्रोजन होते हैं, इसका उत्पादन कोयला या लिग्नाइट का गैसीकरण के माध्यम से या प्राकृतिक गैस या मीथेन के बाष्पीय मीथेन रिफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। ये अधिकतर कार्बन संगठन प्रक्रियाएं होती हैं। ब्लू हाइड्रोजन को देखते हैं। तो ब्लू हाइड्रोजन एक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन कैप्चर स्टोरेज या कार्बन कैप्चर उपयोग प्रौद्योगिकियों के साथ संयुक्त प्राकृतिक गैस या कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। अब हरित हाइड्रोजन देखते हैं। तो इसे नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा उत्पन्न बिजली के साथ पानी के विद्युत अपघटन का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है प्रोपेन के बारे में। तो आइए देखते हैं। हाल ही में राज्य संचालित गेल इंडिया लिमिटेड ने उसर महाराष्ट्र में अपनी आगामी पेट्रोकेमिकल सुविधा के लिए प्रोपेन की एक आपूर्ति के लिए भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के साथ 15 साल का समझौता किया है। तब देखते हैं प्रोपेन के बारे में।
तो ये एक रंगहीन, आसानी से द्रवीकृत गैसीय हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक है। ये एक एल्केन है, जिसका अर्थ है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच केवल एकल संयोजक बंधक होते हैं। ये पैराफिन श्रृंखला मीथेन और ईथेन दोनों के बाद तीसरा सदस्य है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है। इसके स्रोत तो ये प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और पेट्रोलियम शोधन का उपोत्पाद है। इसका उत्पादन कच्चे तेल के आंशिक आसवन के दौरान भी होता है। यह व्यावसायिक रूप से तरलीकृत प्रोपेन या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के एक प्रमुख घटक के रूप में उपलब्ध है। इसकी उच्च ऑक्टेन रेटिंग है, जिसे स्पार्क प्रज्वलित या आंतरिक दहन इंजनों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाती है। प्रोपेन का उपयोग क्या हो सकता है? तो इसका मुख्य उपयोगों में घर में पानी को गर्म करना, खाना पकाना, रेफ्रिजरेटर में यूज करना और कपड़े सुखाना, खेत और प्रौद्योगिकी उपकरण को बिजली देना शामिल है। रासायनिक उद्योगों में इसमें प्लास्टिक व अन्य यौगिक बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में भी प्रोपेन का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच के बारे में। तो अभी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने पूरे भारत के डॉक्टरों के लिए अपना एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये NMC अगले 6 महीनों के लिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर के एक पैच पायलट का अनावरण करेगी, जहां डॉक्टरों को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। डॉक्टर किसी भी राज्य में काम करने के लिए अपने लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कहाँ हैं। आयोग ने इस साल की शुरुआत में मेडिकल प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस करते हैं उनका पंजीकरण और मेडिसिन प्रैक्टिस करने का लाइसेंस विनियमन 2023 शीर्षक से एक गजट अधिसूचना जारी की है। इसका विचार यह है कि NMR पर स्नातक छात्रों को एक मुखौटा ID प्रदान की जाएगी और इस पर निर्भर करता है कि जब वे अपना पाठ्यक्रम पूरा करते हैं तो उस ID को उजागर किया जाता है और आवंटित किया जाता है। इस ID का उपयोग किसी भी अन्य योग्यता को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है। देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए लाइसेंस के लिए सभी राज्य रजिस्टर यहाँ लिंक किए जाएंगे। इसका उद्देश्य लाल फीताशाही को ख़त्म करना और जनता को भारत में काम करने वाले किसी भी चिकित्सक के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देना है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो इसका गठन संसद के एक अधिनियम के द्वारा, जिसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 कहा जाता है, इसने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के तहत गठित मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान ले लिया है। इसके कार्य तो इसे चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवरों को नियंत्रित करने के लिए ये कार्य करता है और ये चिकित्सा योग्यताओं को मान्यता देता है, मेडिकल स्कूलों को मान्यता देता है, चिकित्सकों को पंजीकरण प्रदान करता है और चिकित्सा अभ्यासों की निगरानी करता है। भारत में चिकित्सा बुनियादी ढांचे का आकलन भी करता है। इसकी संगठनात्मक संरचना तो इसमें एक अध्यक्ष होगा जो केवल चिकित्सा पेशे से ही लिया जाता है और 10 पदेन सदस्य होते हैं और 22 अंशकालिक सदस्यों सहित इसमें टोटल 33 सदस्य होते हैं। चिकित्सा सलाहकार परिषद तो ये वह मंच प्रदान करती है जिसके माध्यम से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश NMC के समक्ष अपने विचार और चिंताएं रख सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने और बनाए रखने के उपयोगों पर NMC को सलाह देते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारा अगला आर्टिकल है इन्फ्यूज मिशन के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने अपने इन्फ्यूज मिशन के हिस्से के रूप में एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है। तो अब आइए देख लेते हैं इन्फ्यूज मिशन के बारे में। तो ये एक इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप
एक्सपेरिमेंट को न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज से लॉन्च किया गया था। इसे सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। इन्फ्यूज मिशन से 150 मील यानी 240 किलोमीटर की ऊंचाई से कुछ मिनट के लिए अवशेषों के बारे में जानकारी एकत्र करने की उम्मीद है। विशेष रूप से इस उपकरण में दूर परावैंगनी तरंग से सिग्नस लूप से प्रकाश स्ट्रीमिंग एकत्र करेगा और यह देखेगा कि कैसे सुपरनोवा प्रकाश को पकड़कर आकाशगंगा में ऊर्जा फेंकता है, जैसे विस्फोट तरंग आकाशगंगा के चारों ओर तैरती ठंडी गैस की जेबों से टकराती है। ये सिग्नस लूप का अध्ययन करेगा और तारों के जीवन चक्र को समझने का भी प्रयास करेगा। सिग्नस लूप क्या है? तो ये एक तारे का अवशेष है जो कभी हमारे सूर्य से 20 गुना बड़ा था। लगभग 20,000 साल पहले वह तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह गया और एक सुपरनोवा में बदल गया। यहाँ तक कि 2600 प्रकाश वर्ष दूर भी खगोलविदों का अनुमान है कि प्रकाश की चमक दिन के दौरान पृथ्वी से देखने के लिए पर्याप्त उज्जवल रही होगी। हमारा अगला आर्टिकल है अबॉस मोटला के बारे में। तो ये एक मछली की प्रजाति है, तो इसको देखते हैं। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक समूह ने पश्चिमी ओडिशा के बाज़ारों में उपलब्ध मीठे पानी का एक खाने योग्य मछली की खोज की है। अबॉस, इसका नाम अबॉस मोटला है। ये चमकीले पीले रंग के शरीर और मांसल ऊपरी होठ वाली मछली है। इसे महानदी से एकत्रित किया गया था। इसकी खोज उड़ीसा सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित चल रही अनुसंधान परियोजना के दौरान की गई। ये प्रजाति अबाउस परिवार से संबंधित है और इस प्रकार इसका नाम अबॉस मोटला रखा गया। आप देख लेते हैं महानदी के बारे में मुख्य तथ्य। तो ये महानदी हमारा भारत का मैप है और ये महानदी है। ये छत्तीसगढ़ के धनवंतरी जिले में सियावा पर्वत श्रृंखला से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। इसका बेसिन जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ उड़ीसा के प्रमुख हिस्सों और झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के तुलनात्मक रूप से छोटे हिस्सों तक फैला हुआ है। ये उत्तर मध्य भारत की पहाड़ियाँ, दक्षिण और पूर्वी घाट और पश्चिम में मैकाल पहाड़ी श्रृंखला से घिरी हुई है। यह इसकी सहायक नदियों में महानदी की मुख्य सहायक नदियाँ शिवनाथ नदी, जोंक नदी, हसदेव नदी, मांड नदी, इब नदी, ओंग नदी और तेलन नदी हैं। हमारा अगला आर्टिकल भविष्य के नेता छात्रवृत्ति कार्यक्रम के बारे में है, यानी फ्यूचर लीडर स्कॉलरशिप कार्यक्रम। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में इंपीरियल कॉलेज लंदन ने भारतीय छात्रों के लिए अब तक का सबसे बड़े छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की है। तो अभी ये चर्चा में है। तो देखते हैं फ्यूचर लीडर्स स्कॉलरशिप कार्यक्रम के बारे में। तो ये छात्रवृत्ति कार्यक्रम अगले 3 वर्षों में देश के 30 सबसे प्रतिभाशाली जो मास्टर विद्वानों का समर्थन करेगा, यानी जो मास्टर की डिग्री करेंगे उनको दिया जाएगा। छात्रवृत्ति में ट्यूशन और रहने के खर्च की पूरी लागत को भी कवर करेगी। ये इंजीनियरिंग, प्राकृतिक विज्ञान, व्यवसाय और चिकित्सा अनुसंधान में मास्टर कार्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में आधी छात्रवृत्तियां महिला विद्वानों के लिए आरक्षित हैं। ये भारत के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों के लिए दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक है। में अपनी पढ़ाई को गहरा अच्छे से करने और अपने अनुभवों को विस्तार करने का मार्ग तैयार करेगा। नए छात्रवृत्ति कार्यक्रम के साथ साथ विश्वविद्यालय ने यूके सरकार के सेवनिंग छात्रवृत्ति कार्यक्रम के साथ एक नई साझेदारी पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ये अगले 3 वर्षों में भारत के अतिरिक्त 3 मास्टर जो की डिग्री करेंगे उनके लिए धन उपलब्ध कराएगा। मानवीय मामलों के हमारा अगला आर्टिकल है मानवीय मामलों के समन्वय के लिए
संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार इजरायली अधिवासियों की हिंसा में काफ़ी वृद्धि हुई है, जो 2023 में प्रतिदिन 3 घटनाओं के पहले से ही उच्च औसत के प्रतिदिन 7 तक पहुंच गई है। इसकी अब तो देख लेते हैं यूएन ओचा के बारे में। तो इसकी स्थापना 1991 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा की गई थी। ये आपातकालीन स्थितियों में सुसंगत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मानवतावादी जो पहल के साथ लाने के लिए जिम्मेदार है। जो ये मानवतावादी ये सुनिश्चित करता है कि एक रूपरेखा है जिसके भीतर प्रत्येक कार्यकर्ता समग्र प्रतिक्रिया प्रयास में योगदान दे। इसने संयुक्त राष्ट्र आपदा राहत समन्वय के कार्यालय का स्थान ले लिया है। ऑन साइट संचालन समन्वय केंद्र जो एक ओचा उपकरण है, उसको अचानक शुरू होने वाली आपात स्थिति या किसी जटिल आपात स्थिति में तेजी से बदलाव के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया गतिविधियों के समन्वय के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका फंड तो एकत्रित फंड 2 प्रकार के होते हैं। इसमें केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष जो दुनिया में कहीं भी आपात स्थिति के लिए फंड दे सकता है। एक होता है देश आधारित एकत्रित निधि जो देश के लिए विशिष्ट होती है। इसके 2 स्थान पर मुख्यालय हैं, जिसमें एक जिनेवा में है स्विट्जरलैंड, एक अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, जो वैश्विक संचालन के लिए केंद्र के रूप में ये कार्य करते हैं। हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए। हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को, और लाइक शेयर करें। थैंक यू।